तो दोस्तों पूरे 20 घंटे ट्रेन से जर्नी के बाद फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार और अब हमको जाना है केदारनाथ। तो भाई हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट कोई भी बस अवेलेबल नहीं थी, तो फर्स्ट हम गए कर्णप्रयाग जिसकी टिकट 350 की पड़ी और बीच में हम लोगों की बस एक जगह रुकी भी थी जहां हम लोगों ने खूब सारी फोटोज खिंचवाई। ये हम लोगों के भाई लोग आए थे, हम सिर्फ 2 लोग और मिल गए यहाँ पे ये भाई लोग। वहाँ एक ढाबा था जिसके बेसमेंट में जाकर के हम लोगों ने इस सफर की खूबसूरत वादियों का पहला दर्शन किया और नज़ारे इतने खूबसूरत कि हम लोग अपनी फोटोज क्लिक करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अब हम लोग अपना लंच वगैरह करके अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन रुद्रप्रयाग की तरफ निकल ही पड़ते हैं कि रास्ते में कुछ ही दूरी पे हमें दिखता है देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा बनती है। अब वैसे तो यहाँ पर बसें रुकती नहीं है, लेकिन हम लोगों के फोर्स करने पे बस वाले ने यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए बस रोकी थी। दोस्तों अभी हम लोग हैं देवप्रयाग में और यहाँ पे ये खासियत है कि यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, एक है भागीरथी और दूसरी है गंगा। अब रुद्रप्रयाग पहुँच के हम लोगों ने एक टैक्सी बुक की जिसका किराया पर पर्सन 350 रुपये पड़ा। और वो कहते हैं ना कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवाएं आती हैं, वही हवाएं आपको इस सफ़र के शुरुआत में लगनी चालू हो जाएंगी। टैक्सी वाले भैया ने यहाँ पर थोड़ी देरों के लिए टैक्सी रोक दी थी, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर खूब सारा फन किया। जैसे जैसे ये सफ़र बीत रहा था हम लोगों के अंदर का एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ता जा रहा था और हम लोगों ने यहाँ पर खूब गाना बजाना किया। इसी सफर में आपको बर्फीले पहाड़ों की पहली छवि दिखेगी जिसे देख के आपके दिल में कुछ कुछ तो जरूर होगा। अब क्योंकि हम लोग ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे थे तो सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते हम लोगों को वहां पर खूब सारे घोड़े खच्चर केदारनाथ की तरफ पहुंचते पहुंचते दिख रहे थे। और टैक्सी में हिलते ढुलते जब हम सोनप्रयाग पहुंचे तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब भाई लोग सोनप्रयाग में एक ब्रिज था, वो ब्रिज जहाँ पर खत्म हो रही थी वहाँ पर लंगर लगा हुआ था। अब हम लोगों को तो भाई बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी, तो मस्त हम लोग वहाँ पे लंगर का खाना पेट भर खाते हैं। वापसी में जरूर आना भाई। एकदम एकदम। अब भाई खाना तो हो गया और प्यास लग गई और मैं बेवकूफ़ खाली बोतल लेके निकल पड़ता हूँ कि चलो आज झरने का शुद्ध पानी पियेंगे। तो मैं ऊबड़ खाबड़ और दलदली रास्तों को पार करके जैसे झरने के पास पहुँचने ही वाला होता हूँ कि झरने की ऐसी खूबसूरत हालत को देख के मुझे यह लगा कि अगर मैं यहाँ पर पानी लेने गया तो मेरे घर वालों को 13 दिनों तक मुझे पानी चढ़ाना पड़ेगा। अब मेरे अंदर से आवाज़ आई, निकल, पहली फुर्सत में निकल, जा जाके 20 का पानी ले ले। अब हम लोग यहाँ पर एक टैक्सी लेते हैं और निकल पड़ते हैं गौरीकुंड के लिए जिसका किराया 50 रुपये पड़ता है पर पर्सन। तो भाई ये जो गौरीकुंड के पहाड़ होते हैं ये थोड़े अनस्टेबल होते हैं। यहाँ के बोर्ड्स पे लिखे हुए होते हैं कि ये पहाड़ कभी भी गिर सकते हैं, तो इनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और मुझे तो इन पहाड़ों की तरफ खड़े होने में भी डर लग रहा था, तो मैं तो यहाँ पे जल्दी निकल रहा था। और एक ज़रूरी बात तो ये थी कि यहाँ का रास्ता बेहद ही सकरा था, उसी में खच्चड़ आ रहे हैं जा रहे हैं, इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ है जहाँ से पत्थर कभी कभी गिर जाते हैं और दूसरी तरफ खाई है, तो यहाँ पे कदम आपको काफ़ी फूक के रखने पड़ते हैं। अच्छा सब चीज़ एक तरफ है यहाँ पे, लेकिन खच्चड़ वच्चड़ की जो समस्या है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए मेरे सामने 2-3 खच्चड़ आ चुकी है। एक सेकंड नहीं तो भाई यहाँ खतरा तो है, रास्ता अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि यहाँ पे आने में थोड़ा बहुत चैलेंज है, चैलेंजिंग काम है यहाँ पे चलना, बट अपन लग करेंगे। अब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरी बैटरी भी डेड हो चुकी थी, तो कुछ देर के लिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, बट मैंने अपने टेंट को रिवर साइड पे लगा लिया था। और फिर गौरीकुंड में नहाते ही मानो मेरी पूरी थकान ही दूर हो गई और फिर मैं अपने फ़ोन को किसी लोकल ढाबे में चार्ज करके निकल पड़ता हूँ केदारनाथ की लोकल लाइफ को एक्सप्लोर करने। एक्सपेक्ट नहीं था और यहाँ पे एकदम एकाएक से एकदम सर्द भरी हवाएं चलने लगी। भाई आप लोग कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? 3 दिन। और यहाँ पे ऐसे ही रोज एकदम सर्द भरी हवाएं चलने लगती हैं। यहाँ मैं ढाबे पर कुछ खाने के लिए आता हूँ और मेरी मुलाकात एक नेपाली फैमिली से होती है जो हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ में अपनी दुकान लगाने के लिए आते हैं और फिर दिवाली के बाद भारी बर्फबारी के कारण अपनी दुकान को वापस समेट के अपने देश वापस चले जाते हैं। और यहाँ के हर दुकानदारों का यही किस्सा है और ये लोग अपनी डे टू डे लाइफ की सारी सामान ही लेकर के चलते हैं। अभी सब्जी कितने देर में तैयार होगी आंटी जी? आधा घंटा।
बोला ये भिंडी का तो बना हुआ है सब्जी, अच्छा ये भिंडी का बना के नहीं। तो हम थोड़ी देर बाद हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी देर बाद आते हैं। गौरी कुंड में आपको फल फूल, खाने पीने, दवाई, दर्पण, होटल, रेस्टोरेंट, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ने पे मुझे कुछ नेपाली भाई लोग मिलते हैं जो कि काफी कूल होते हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कि भैया यहाँ पे नेपाल के लोग बहुत दिख रहे हैं। मजदूरी नहीं है मेरा भाई, ठिकाना है, मजदूरी करने के लिए लोग आना ही पड़ता है। पेट पालने के लिए रोजगार पेट कम है, इधर आएंगे तो कम आएंगे, थोड़ा जाएंगे बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए हमें देखिए हर जगह पे आपको नेपाल टाइप के लोग दिख जाते हैं। अच्छा, सामान वामान पूरा लेकर के आते हैं कि सब ऑलरेडी सब आपने सब पैकिंग है, सब लेके रेडी पैक है। अच्छा, जब बर्फ आती है तो यहाँ पे कितना बर्फ आता है? मतलब जो भी बड़ा सीजन ऊपर जाएगा तो दो 3 फुट आया है, आज ऊपर भी तो आया 7-8 है। फीट है, वो मंदिर में 7-8 फीट मिलेगा, इधर तो कम। यहाँ पे कितना बर्फ आएगा? 2-2.5 फीट 2-2.5 फीट 2-2.5 फीट, यानी कि इतना बर्फ यहाँ तक आ जाता है। ये छोड़ के जाना पड़ता है आप लोगों को। भाई आपका आप कहाँ से? चैनल नंबर क्या है? ऋतिक गुप्ता ब्लॉग। ऋतिक गुप्ता ब्लॉग। ऋतिक गुप्ता ब्लॉग, यस। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं। तो इधर आप लोगों को रहने के लिए रूम्स वगैरह रेंट पे मिल जाएंगी। ये रास्ता कहाँ जाता है अंकल? ये रास्ता केदारनाथ जाने का। अच्छा, ये रास्ता केदारनाथ जाता है, इसीलिए यहाँ पे इतना ज्यादा कचड़ा चढ़ जा रहा है। आगे क्या नाम होता है? ऋतिक गुप्ता ब्लॉग। नेपाल से केदारनाथ जो लोग आते हैं उनके घर यहाँ पे कुछ इस तरीके के होते हैं। इधर बगल में ही उनका खाना बनाने का व्यवस्था होता है, लकड़ी वगैरह रखी होती है जलाने के लिए, और सामान वामान रखते हैं और फिर यहाँ पे सो जाते हैं और अगले दिन इन लोग काम पे निकल जाते हैं। और ये है गौरी कुंड की पुलिस चौकी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा इधर ही आएं। और यार ये पुलिस स्टेशन थोड़ा सा ऊंचाई पे, तो यहाँ पे नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ पे झरना पहाड़ सब दिखता है। तो यार धीरे धीरे अब शाम हो रहा है, अब चलिए चलते हैं अपने टेंट में। तो जब भी आप लोग ट्रैक पे जाए, आप लोग ये वाले डंडे जरूर लेके जाएं। इसमें जो बीच बीच में नोक निकला होता है, ये आगे आपको बर्फ पे चलने में भी बहुत हेल्प करेगा, और ये आपको इतना सपोर्ट करेगा कि बिना इसके आप ये सफर ही नहीं कर सकते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर लोगों ने अपने अपने कैंप लगाए हुए हैं। हमने भी इधर ही अपनी कैंप लगाई हुई है। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। वो देखिए, वो है विनीत। विनीत हाय कर, हाय कर। अच्छा, ये 10 किलो का मतलब होता है ना? और इतना वेट आप लोग उठा लेते हैं क्या? जैसे 10 किलो का ये हो गया, फिर 50-60 किलो का आदमी। तो अच्छा, जैसे मेरा वेट 70-80 किलो है, तो मेरे जैसा आदमी को बैठा करके उठा पाएंगे आप लोग? हाँ। क्या किराया है? अरे जैसे मान लीजिए मेरे जैसा किसी आदमी को छोड़ना है तो कितना लेते हैं? लेते 5-7 5-7 हज़ार, वही पूछ रहे थे। ठीक है, तो भाई 5-7 हज़ार बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 2,500-3 हज़ार रुपये में मान जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। और यहाँ पर आने वाले हर 10 में से 3 बंदे तो सिर्फ व्लॉगिंग ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये है अलकनंदा नदी, जिसके बगल में हम लोगों ने अपना कैंप लगाया हुआ है। बाबा जी आए। बाबा जी के जस्ट सामने यहाँ पे हम लोगों ने अपना छोटा सा प्यारा सा कैंप लगाया हुआ है। और ये देखिए इनसाइड व्यू कैंप का। ये मेरा स्लीपिंग बैग, खाने पीने के वहाँ पे सूट। अब यहाँ पर हम लोग अपनी कुछ फोटोज क्लिक करते हैं, और कमेंट में आप बताइएगा कि आप लोगों को फोटोज कैसी लगी। तो यार ये है हम लोगों के कैंप में जाने का रास्ता, और यहाँ पर ध्यान से पैर रखना पड़ता है। और ये हम लोगों का कैंप आ गया। तो अब आखिरकार शाम हो चुका है और अंधेरा लगभग हो चुका है। तो अब हम लोग कुछ खाने का बनाने वाले हैं। तो यार थोड़ा सा अभी हम लोग चने बादाम की नमकीन खाएंगे, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है खाने के लिए। अब भाई बोतल वाला पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो बस इसको लेके आओ, गौरी कुंड में डाल दो, इससे आपका पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। रात के बज चुके हैं 9 और घना काला अंधेरा हो चुका था, लेकिन मुझे सैंडविच खाना था। तो सबसे पहले हम लोग इस बीकर को गर्म करेंगे, और फिर ब्रेड को हल्का सा रोस्ट करके उसमें चीज़ लगा दें। फिर प्याज को बारीक काटें और उसके ऊपर छिड़क दें। फिर सॉस वॉस लगा के उसको ब्रेड से बंद करके उसको 5 मिनट के लिए तवे पर फ्राई कर दें।
तो यार ये हम लोगों का चीज़ सैंडविच बन करके तैयार हो चुका है और सबसे पहले इसे विनीत चखेगा। विनीत चख के बताएगा कि ये कैसा बना। ये ले विनीत, ये हाँ माशाल्लाह क्या मस्त लग रहा है। और अब ट्राई करने की बारी मेरी है और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा भूखा था और मुझे खा के इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अब हम लोग यहाँ पर चाय बना रहे हैं। ये बेसिकली अमूल स्प्रे से बनी हुई है। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता, लेकिन यार सर्द भरी रात में पहाड़ों के बीच गर्मा गर्म चाय और ब्रेड का जो मज़ा है। बहुत अच्छा बनाता ही बता रहे हम अच्छा बनाते हैं। अब रात के 10 बजे मेरे फ़ोन की बैटरी फिर से डेड होने लगी थी, तो मैं भी अपना चार्जर वगैरह लेकर के आ गया एक लोकल ढाबे पे अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। अब क्या करूँ, सफ़र में ये सब करना पड़ता है। और फिर 10-15 मिनट के अंदर ही मेरी इस ढाबे के हर एक मेंबर से दोस्ती हो जाती है। हम लोगों के हिंदुस्तान की जो मूवीज होती है बॉलीवुड की, वो आप लोगों के देश में देखा जाता है। जैसे यहाँ के शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, इन लोगों को आप जानते हैं? अच्छा अच्छा हैप्पी जर्नी। यार आप तो गलत लगने वाली बन गए। अगर लड़की होते ना आप उन्हें जाने ही देता। आप तो लड़के बस। हैप्पी जर्नी आपको। अगली बार आएंगे तो आप लोग भी जरूर मिलेंगे। तो भाई यहाँ के लोकल लोगों से मिलके मुझे तो बड़ा ही मजा आया। और आप देख ही रहे होंगे कि अगल बगल की सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। और भाई थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवा के और 10-15 मिनट इस इंसान का डांस देख के हम लोग निकल पड़ते हैं अपने कैंप की तरफ। तो चलिए मिलते हैं आपसे केदारनाथ की नेक्स्ट वीडियो में।